देखिए साउंड चेक है। ठीक है। तो हेलो बायोमन परिंदों, कैसे हो आप लोग? और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप बहुत अच्छी होगी ना। काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर आपका जो वॉइस क्वालिटी है वो थोड़ा सा डाउन रहता है लेक्चर में, है ना। मैंने कई कमेंट पढ़े थे। कभी कभी जब खाली होता हूँ तो कमेंट पढ़ने लगता हूँ। जब कमेंट पढ़ा देखा वॉइस क्वालिटी धीरे आ रही थी, मैं कहा चलो कोई बात नहीं भाई, है ना। एक्सपेंसिव माइक लाते हैं, अच्छा माइक लाते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो बच्चों को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आवाज़ तो काफ़ी क्लियर आ रही होगी ना आप लोगों को, बताइए। सभी कुछ सुनाई दे रहा होगा, है ना, बहुत सुनते हो। तो चलो आज हम लोग बात करने वाले हैं जैव प्रौद्योगिकी के पार्ट 6 के बारे में, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी को हमने पढ़ रखा है, और भैया बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे थे। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कठिन चैप्टर, बोरिंग चैप्टर, है ना। लेकिन मैंने बायोटेक्नोलॉजी को किस तरह से बोरिंग को इंटरेस्टिंग बनाया है, बताइए। जितने बच्चों ने अभी तक पार्ट 5 को देखा है वो सभी बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताएंगे कि जब मैंने बायोटेक्नोलॉजी को आपको पढ़ाया तो ये चैप्टर आपको बोरिंग लगा या फिर अट्रैक्टिव लगा, काफी अच्छा लगा, काफी मजा आया। चलिए सभी बच्चे पहले कमेंट बॉक्स में इतना कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। भाग 5 में हम आपको पढ़ा रहे थे पुनर्योगज डीएनए के तकनीक के प्रक्रम, ठीक है। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम, ठीक है। कि जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे थे उसको किस तरह से कहां से उस डीएनए को निकालते हैं, फिर कहां से उस डीएनए को निकाल करके कोशिका में किस तरह से भेजते हैं, किस तरह से उत्पाद को पैदा करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग बायोटेक पढ़ रहे हैं तो वहां पे क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है बनता है, बताइए। है ना। हमने सॉरी, हमने आपको पार्ट 5 तक पढ़ा दिया है। पार्ट 5 तक पढ़ाने के बाद काफ़ी क्वेश्चन है जो हम अब आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि हम लोग जब बायोटेक्नोलॉजी में एक आणविक कैंची का प्रयोग करते हैं, किसका यूज करते हैं बच्चे? आणविक कैंची का, ठीक है। आणविक कैंची का नाम बताइए। बायोटेक्नोलॉजी में हम जिस आणविक कैंची का उपयोग करते हैं, जिस आणविक कैंची का प्रयोग करते हैं, आप उसका नाम बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके बच्चों आगे चले। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम लोग डीएनए को डीएनए से काटने के लिए आणविक कैंची लगाते थे, फिर डीएनए को डीएनए के जोड़ने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब होगा? जब उसमें फेविक्विक होगी, जब उसमें गोंद होगी, तभी तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा। तो आणविक गोंद किसे कहते हैं बताइए? आणविक गोंद एंजाइम का नाम है। अब हमें ये क्वेश्चन बताइए कि डीएनए खंड को अलग कैसे करते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा, किस मशीन के द्वारा डीएनए के खंड को अलग किया जाता है, छोटे खंड को अलग, बड़े खंड को अलग, है ना। डीएनए खंड को जीन बोलते हैं, ठीक है। देखिए हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक था, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे पुनर्योगज डीएनए के प्रक्रम। पहला हमने पढ़ा अनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण, फिर पढ़ा डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना, फिर तीसरा आता है हमारा पीसीआर का उपयोग, ठीक है। तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है पीसीआर। देखिए पीसीआर के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं उसको रिकॉल कर देता हूँ, थोड़ा सा उसका रिवीजन करवा देता हूँ। पीसीआर क्या होता है? पीसीआर होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, हिंदी में बोलेंगे पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। इसकी खोज सन 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। किसने किया था? कैरी मुलिस ने, है ना। जो पीसीआर की खोज है वो कब हुई थी? 1985 में। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और जो नीट के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो भी कुछ यही होते हैं, ठीक है। ठीक है, पीसीआर तकनीक से हम लोग क्या करते हैं? देखिए
डीएनए का खंड हमने बताया था, एक डीएनए खंड ये बड़ा होता है, 2 डीएनए खंड होते हैं, ठीक है। पहले में इस डीएनए खंड को तोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं, इसमें जो जीन होती है उसको लपेट देते हैं, इतना जीन लपेट गया, फिर ये देखो जीन लपेटने के बाद फिर पूरा डीएनए बना देते हैं। सॉरी, यानी कि हम लोग क्या करते, खांसी आ रही है अभी भी, ठीक है, ठीक नहीं हुई, सही तरीके से ठीक नहीं हुआ है, तो काफी ज्यादा आवाज सुनाई दे रहा होगा ना आप लोगों को, ठीक है। चलिए, जो पीसीआर है, पीसीआर तकनीक में हम लोग क्या करते हैं, पीसीआर तकनीक में हम लोग डीएनए की प्रतिलिपि को बनाते हैं। यानी कि किस डीएनए की प्रतिलिपि को बनाते हैं, ये क्या है, ये है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। क्या बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो सॉरी बच्चों, कॉल आ गया था मेरा, ठीक है, एक कॉल था, और वो कॉल कोई ज़रूरी कॉल नहीं था, फ्लिपकार्ट की तरफ से कॉल आया था, है ना, कुछ सामान परचेज किया था सभी लोगों ने, तो उसका ही। चलिए, हमने क्या देखा कि पीसीआर चेन में डीएनए की प्रतिलिपि तैयार की जाती है, जैसे फोटोकॉपी मशीन में, है ना, उसी तरह पीसीआर में क्या बनाया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है, फिर इसकी बहुत ढेर सारी प्रतिलिपियां बनाई जाती हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, आगे क्या पढ़ेंगे कि पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम नंबर 4 क्या है कि पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका या जीव में निवेशन। 4 नंबर है कि पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका या फिर जीव में निवेशन, ठीक है। तो देखो यहां से पढ़ाने का क्या मतलब है, मैंने आपको पढ़ाया था, हमने ये एक वो लिया, क्या लिया, डीएनए, फिर इसमें हमने कटा भाग लगाया, कटा भाग लगा के हमने क्या तैयार किया, हमने तैयार किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये जो जीन लगाया हमने, जीन किस जीन लगाया, इंसुलिन को लगाया, कि ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, ये इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। फिर इसको हम लोगों ने क्या किया कि किसी की सेल है ना, समझो प्लांट सेल में हमने इसको डाल दिया, ये देखो यही होता है। मैंने इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब हम प्लांट सेल में डालते, कैसे डालते हैं, सिरिंज के माध्यम से डालते हैं, है ना, ताप प्रसार करके डाल देते हैं, है ना, बताइए, कैल्शियम क्लोराइड से धुलते हैं उसको, क्या क्या माध्यम होते हैं, है ना, बताया था ना, तो वही पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। तो उसको आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेंगे, बाकी पिछले वाले लेक्चर में मैंने इस चीज को समझाया था। एक गन होती है, गन के ऊपर हम लोग लगा देते, फिर गन को 1400 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से भेजते हैं, फिर वो सेल में चली जाती है, ठीक है। चलिए, और जो हमारा 6 पॉइंट थे, 5वां पॉइंट है हमारा बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना, ठीक है। क्या है, बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना, बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना, ठीक है, ये है 5वां। और आज ये चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे, ठीक है, आज के बाद ये बायोटेक खत्म, ठीक है। चलिए, बाहरी जीन उत्पाद, ठीक है, यानी कि जब हम इसको किसी जीव के शरीर में भेजेंगे, ये इंसुलिन जीन लगाए हैं, तो ये इंसुलिन, ये जो कोशिका ये क्या प्रोड्यूस करेगी, ये मेरे को बोलिए, ये इंसुलिन का प्रोडक्शन करेगी कि नहीं, इंसुलिन का प्रोडक्शन करेगी कि नहीं, बोलिए। जब हमने इसका जीन इंसुलिन का लगाया है तो ये इंसुलिन का प्रोडक्शन करेगी ना, जाहिर सी बात है, बिल्कुल और बिल्कुल इंसुलिन का प्रोडक्शन करेगी। देखिए, जो यहाँ पे उत्पाद होता है ना, एक होता है प्रयोगशाला में, क्या होता है, प्रयोगशाला में। तो प्रयोगशाला में क्या होता है, प्रयोगशाला में बहुत कम मात्रा में उत्पादन होती है, क्या होता है, बहुत कम मात्रा में उत्पादन। अब जैसे ये बताओ, जैसे आप लोग अपने घर के सामान के लिए, जैसे आप लोग अगर रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तो आप लोगों ने देखा होगा जो हल्दी और धनिया होती है आप लोग घर में ही मिक्सी में पीस लेते हैं अपने लिए, है ना, सब्जी में डालने के लिए। लेकिन आप ये बताइए कि अगर हमने बोल दिया कि भैया ये पूरा शहर है, आपने ले लिया यूपी को, आपको पूरे यूपी में सप्लाई करना है हल्दी और धनिया,
तो आप क्या करोगे, घर से तो करोगे नहीं, उसके लिए क्या करोगे, बड़ा सा प्लांट लगाओगे, बड़े बड़े बर्तन लाओगे, ठीक है। तो यदि कम उत्पादन है, जैसे हम, मेरी मम्मी है, तो मेरी मम्मी का काम क्या होता है कि मतलब बहुत काम करती हैं वो, तो उनका काम ये होता है कि जैसे हल्दी और धनिया वगैरह ये सब घर की चीज़ें सब उनके लिए, मतलब बहुत ज़्यादा वो है इस चीज़ के बारे में। तो क्या होता है कि जैसे हमारे कोई रिलेशन में कोई भी है, तो वहाँ से ऑर्डर लिखाता है, सब लोग फ़ोन कर देते हैं, दीदी ये कर देना, है ना, दीदी ये कर देना, दीदी ये चाहिए, दीदी वो चाहिए, है ना, ऐसे करके सब लोग फ़ोन कर देते हैं कि हमको हल्दी कर दीजिएगा इतना। फिर मम्मी मतलब ला ले आके आसपास से व्यवस्था करके जुगाड़ करके उसको पीस पीस के सब वहाँ पे जो मतलब कि फाइनल प्रोडक्ट निकलता है उसको जहाँ कंज्यूमर तक पहुँचा देती हैं। और कंज्यूमर क्या है, हमारे मतलब कि रिलेटिव्स है, हमारे क्लोज रिलेटिव्स है, ठीक है, उनके यहाँ पहुँचा देती है, ठीक है, अपन लोग भी ले आते हैं। तो चलिए हमने समझ लिया कि जैसे सोचो, जैसे मेरी मम्मी है क्या करती है, थोड़े लोगों को करती हैं। मम्मी को मान लो, मम्मी हमारी प्रयोगशाला है, तो प्रयोगशाला में बहुत कम मात्रा में उत्पादन है, यानी कि अगर हमारे मतलब कि हमने 5 रिलेटिव्स को, 5 लोग को ही मम्मी ने क्या किया, अपना जो प्रोडक्ट है धनिया वनिया ये सब गांव का है ना, गांव का आप लोगों को पता है कि गांव का ये सब चीज़ें ज़्यादा वो होती है ना, बाहर केमिकल होता है, गांव का शुद्ध होता है, तो गांव शुद्ध शुद्ध की तरफ लोग भागते हैं। तो 5 लोगों को पूरा किया, मम्मी हमारी प्रयोगशाला हुई। अब हमने बोला कि भैया मम्मी एक काम करो, अब बड़े लेवल पे काम करना है, अभी 5 लोगों को तो करना ही करना है, यही शुद्ध चीज पूरे यूपी में फैलाना है, पूरे भारत में फैलाना है। देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्मेंटर का उपयोग करेंगे, ठीक है, बायोरिएक्टर का उपयोग करेंगे। इसी तरह बाहरी जीन उत्पाद के लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए फैक्ट्री डालेंगे। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग फर्मेंटर का उपयोग करेंगे, फिर बायो रिएक्टर का उपयोग करेंगे, ठीक है। फर्मेंटर का क्या मतलब होता है, फर्मेंटर का मतलब होता है बड़ा बड़ा बर्तन, ठीक है, ये देखो ये हुआ बड़ा बड़ा बर्तन, ठीक है, ये हुआ आपका फर्मेंटर। ये देखो है ना, ये वो फर्मेंटर है ना, इसको बोलते हैं विलोडक, क्या बोलते हैं, विलोडक, विलोडक, ठीक है। सॉरी। तो देखो फर्मेंटर में क्या होता है, इस विलोडक का आयतन पता है कितना होता है, आयतन होता है इसका 100 से लगभग 1000 लीटर इसका आयतन होता है। यानी कि देखो यहां पर अभी जो प्रयोगशाला में उत्पादन हो रहा था वो करीब 1-2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर हो रहा था, लेकिन फर्मेंटर और बायो रिएक्टर में क्या हो रहा है, 100 से लगभग 1000 लीटर का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जब बड़े लेवल पर, अब इस जीन को हमने इस कोशिका के अंदर भेजा, इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ, अब हम सोच रहे ये कोशिका डिवीजन होके और सेल बनाए, ये बना ली, फिर हम सोचे और बनाए, फिर हम सोचे और बनाए, फिर हमने सोचा और ये बना ली, ये बना ली, ये बना ली, ये देखिए कितनी सेल बना रही हैं। जैसे हम अभी एक सेल से आधा किलो इंसुलिन ले रहे थे, अब यहां पर हमारे पास हैं 50 सेल, ये देखिए 50 सेल हो गई होंगी ना, ज्यादा हो गई, कम हो, ये लो, ये है, अब है हमारे पास 50 सेल। अब इन 50 सेल से इंसुलिन हमको लेना है, तो कितना इंसुलिन होगा, 25 किलो इंसुलिन हमको मिलेगा। लेकिन इन जो कोशिकाओं को, इन जीवाणुओं को ग्रो कहां पे कराएंगे, तो इन जीवाणुओं को ग्रो कराते हैं फर्मेंटर पर, ठीक है, विलोडक पर। ये देखिए यहां पर इनको भर देते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं फर्मेंटर या फिर विलोडक, ठीक है, ये देखिए, और यहां पर सब होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर, इतना इतना क्लियर है। तो देखिए बाहरी जीन में हम लोग क्या करते हैं, बाहरी जीन में अपन लोग इसी को करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं कि जो पुनर्योगज डीएनए हम लोग बनाते हैं, और ये देखिए जो इंसुलिन है, जैसे हमने बनाया यहां पे देखना, हमने क्या बनाया, हमने बनाया पुनर्योगज डीएनए। अब ये बताइए, ये पुनर्योगज डीएनए जो इंसुलिन दे रहा है या फिर कोई और उत्पाद दे रहा है, प्रोटीन दे रहा है, तो क्या होगा, पुनर्योगज डीएनए क्या करेगा, पुनर्योगज प्रोटीन ही तो बनाएगा, बताइए।
कि वो अपने मन का प्रोटीन बनाएगा? पुनर्योगज प्रोटीन ही तो बनाएगा। हमने बोला इसको ये डीएनए पहले था, ये डीएनए हरी कलर की प्रोटीन बनाता था, समझना, हरी कलर की। फिर हमने इस पर जीन डाला कि भैया तू लाल कलर की प्रोटीन बना, तो हमने बना दिया पुनर्योगज डीएनए। अब ये पुनर्योगज डीएनए हमको लाल कलर की प्रोटीन बना रहा है। अब ये जिस सेल में जाएगा, जिस कोशिका में ये जाएगा, वो लाल कलर की प्रोटीन बनाएगा और उस प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे पुनर्योगज प्रोटीन। ठीक है, पुनर्योगज प्रोटीन। जैसे इस्चेरिचिया कोलाई था, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर हमने इंसुलिन प्रवेश किया था, ठीक है, ये इन्हीं को इनमें ग्रो किया है ना। तो अब क्या होता है, बड़े मात्रा में इसका उत्पादन होता है, इसका जो प्रोडक्शन होता है वो बड़े मात्रा में होता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है ना। इसके लिए एनसीईआरटी लिखता है कि वांछित जीन को क्लोन करने, ठीक है, वांछित जीन को, ये यहां पे हो रहा है क्लोन, ठीक है, तो वांछित जीन को क्लोन करने, लक्ष्य प्रोटीन की अभिव्यक्ति को प्रेरित करने वाली परिस्थितियों को अनुकूलतम बनाने के लिए, ठीक है, इनको अनुकूल बनाने के लिए कोई भी इनका व्यापक स्तर पर उत्पादन करने के बारे में सोच सकता है। ठीक है, फिर एनसीईआरटी अगला लिखता है कि यदि कोई प्रोटीन कूटलेखन जीन किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो इसे पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं। कैसे कि यदि कोई विषमजात, ठीक है, विषमजात, ये देखिए ये सम थोड़ी ना है, ये विषमजात है, ठीक है, विषमजात क्या बोलता है, विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त करता है। अब हमने इस डीएनए को कहां पर भेज दिया, ई कोलाई पर भेज दिया, तो ये क्या हुआ, विषम जात हुआ, वहां पर ये अपने लक्षण प्रकट किया। ठीक है, वहां पर अपने लक्षण दिया। और ये जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है ना, ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन यानी कि इसका उत्पादन होगा। ठीक है, इसका हम लोग उत्पादन करेंगे, इसका उत्पादन होगा। ठीक है, इसी के उत्पादन के लिए हम लोग करते हैं। तो देखिए फिर अगला पॉइंट लिखता है कि संवर्धन को वांछित प्रोटीन के निष्कर्षण में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर संवर्धन को हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े फर्मेंटर को वांछित प्रोटीन के निष्कर्षण में, ठीक है, यानी कि जो उससे अच्छी प्रोटीन मिल रही है उसके निष्कर्षण में उसका प्रयोग कर सकते हैं, व पृथक्करण व विभिन्न तकनीक का प्रयोग करते हुए इस प्रोटीन का शोधन कर सकते हैं। फिर हम लोग को जो ये फर्मेंटर से है ना, इस जीव से हमको जो प्रोटीन मिल रही है उसको हम लोग शोधन कर सकते हैं। तो अब आप लोग पढ़ेंगे बायो रिएक्टर के बारे में। ठीक है, ये विलोडक है ना, इसके बारे में तो आप लोग समझ चुके हैं। बताइए समझ चुके हो कि नहीं? यहां पे समझने वाली बात क्या है, बताइए सही बच्चे, बताइए समझ चुके हैं कि नहीं? यहां पे ये है कि बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना, जो जीन से हमको जो प्रोडक्ट बन रहा है, जीन से जो उत्पाद बन रहा है उसको प्राप्त करना है इसमें। ठीक है, अगर हम देखो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला डीएनए बनाए थे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए बोलते हैं, है ना, आरडीएनए, इसको स्मॉल से लिखा जाएगा, याद रखना। ठीक है, छोटी गलती बहुत बड़ी होती है। आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया, हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बोला कि बेटा तू इंसुलिन का प्रोडक्शन कर। अब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, और वो करेगा क्योंकि उसका काम है ना। जब वो इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहा है तो हमने देखा कि यार भैया इसको हम बड़े लेवल पर लेते हैं, चलो ठीक है, उसके लिए हमने फर्मेंटर लगा दिया, बायोरिएक्टर लगा दिया। ठीक है, बायोरिएक्टर में एक विलोडक, एक ऐसी मशीन है जिसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है हमारी, ये है विलोडक। ठीक है, हमने विलोडक को लगाया और इस जीव को इंसुलिन कहां पर बन रहा था, कोशिका में बन रहा था। ये कोशिका किसके अंदर है, ई कोलाई के अंदर। तो हमने इस ई कोलाई को ना विलोडक में, बायोरिएक्टर में जाकर के उसको ग्रो करवाया और उससे उत्पाद को बनाया। यही है बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना। ठीक है, इसमें लिखो, फिर हम लोग बता देते हैं आपको बायोरिएक्टर के बारे में, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटा दें इसको, बताइए सभी बच्चे। और ना समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके बता देंगे जो टॉपिक नहीं समझ में आया हो। ठीक है, और यदि इसके बाद भी अगर नहीं समझ आ रहा तो आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को एक बार ना दोबारा से देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, है ना। रिवीजन करने से क्या होगा, रिवीजन करने से ये होगा चाचा कि सारी चीज़ें आपके दिमाग में, जो आपका जो बुद्धि है ना, गंधीली बुद्धि, गंदी वाली है ना, उसके अंदर ये सारी चीज़ें घुस जाएंगी।
है ना। उसके अंदर सारी चीज़ों को घुसाना है। अब आप लोग हेडिंग करेंगे बायोरिएक्टर, ठीक है। आपको बायोरिएक्टर के बारे में समझा देते हैं। बायोरिएक्टर, ठीक है, कि बायोरिएक्टर क्या होता है। तो हमें पता है कि जो बायोरिएक्टर होता है इसमें उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन, ठीक है। बायोरिएक्टर में क्या किया जाता है? अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, ठीक है। क्लियर है बॉस। अब हमें पता है बायोरिएक्टर में क्या होता है, इसका आयतन कितना होता है। बायोरिएक्टर का आयतन, बायोरिएक्टर का बोलिए 100 से 1000 लीटर, मतलब बड़े मात्रा में इसका उत्पादन होता है, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, कहीं से बाहर से नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, कि कोई मैं अलग से प्लेनेट से आया हूँ। सब पूरा टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है। फिर देखिए बायोरिएक्टर एक बड़ा बर्तन के समान है, ठीक है। बायोरिएक्टर क्या है? बायोरिएक्टर एक बड़ा बर्तन के समान होता है। ये देखिए, ये है बायोरिएक्टर, ये एक बर्तन के समान है कि नहीं, बताइए। इस बायोरिएक्टर, इस विलोडक से हम लोग क्या करते हैं, इस विलोडक में हम लोग क्या डालते हैं? तो इस विलोडक में हम लोग सूक्ष्म जीव, पौधे, जंतु व मानव की कोशिका को डालते हैं। रिकॉम्बिनेंट कोशिका, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, क्या डालते हैं? जंतु, ठीक है, जंतु, सूक्ष्म जीव, मानव, पौधे की कोशिका, कोशिका को हम लोग इसके अंदर डालते हैं। और ऐसी सेल को डालते हैं, ऐसी कोशिका को डालते हैं जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है। ये देखिए, ये है हमारा आरडीएनए। ऐसी सेल को डालेंगे जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है। और जिस चीज में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये डीएनए इस सेल को बढ़ावा देगा इसी चीज को बनाने के लिए, ठीक है। ये डीएनए इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए बढ़ावा देगा, तो इंसुलिन प्रोड्यूस होगी। तो जब ये सारी सेल में वही होगा तो सारी सेल में इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा पूरे विलोडक में, ठीक है। फिर इसको ये मोटर से लगा करके घुमाया जाता है, ठीक है, एक दूसरे में मथा जाता है, ठीक है। देखिए, फिर इधर प्राप्त इससे क्या होता है, इस बायोरिएक्टर से हमको प्राप्त क्या होता है, तो लिखिएगा, प्राप्त होता है कि जैव रूप से विशिष्ट उत्पादों में उत्पाद प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैव रूप से विशिष्ट उत्पाद प्राप्त होते हैं हमको, ठीक है। जैव रूप से विशिष्ट उत्पाद हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। दर्द करने लगा क्या, है ना। चलो, अब हम लोग देखते हैं कि जो बायोरिएक्टर में ये जो विलोडक है इसका जो आकार होता है कैसा होता है, बेलनाकार, ठीक है। तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा बायोरिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाला जो मतलब कि मशीन है, यंत्र है, वो है विलोडक, ठीक है। क्या है बच्चे? विलोडक है। जैसे इस समय यूट्यूब पर सबसे अच्छा बायोलॉजी पढ़ाने वाला टीचर, है ना, आप लोगों के हिसाब से कौन है? मैं हूं, है ना। भैया आप बहुत अच्छा पढ़ाते, जिनका कमेंट देखो यही पढ़ा रहता है, भैया अच्छा पढ़ाते हो, अच्छा पढ़ाते हो सर, आप अच्छा पढ़ाते हैं। सच में अच्छा पढ़ाते हैं क्या यार? सच में अच्छा? अभी आप लोग बताना, मैं सच में बायोलॉजी अच्छा पढ़ाता हूँ कि नहीं, दिल से बताना, दिल जो कह रहा हो ना वही लिखना कमेंट बॉक्स में, बताओ सच में अच्छा पढ़ाता हूँ कि ऐसे सब लोग मजा लेते हैं मेरी, है ना, कि मेरी सब लोग मजे ले रहे हैं? बताओ, सच में पढ़ा रहा हूँ तो बता देना, मजे ले रहा हूँ तो भी बता देना, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या होता है, लिखिए कि बायोरिएक्टर, लिख लीजिए, एक पॉइंट है, बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद को बनाने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। यानी कि इस रिएक्टर के अंदर क्या होती हैं? अनुकूलतम परिस्थितियां, अनुकूलतम परिस्थितियां होती हैं। अनुकूलतम परिस्थितियां जैसे उस जीव को जीवित रहने के लिए क्या तापमान चाहिए, उसका क्या पीएच होना चाहिए,
है ना, उसको क्या तापमान चाहिए, उसका का क्या क्या क्रियाधार होना चाहिए कि वो किस प्रकार से क्रिया करेगा, सभी चीज़ ध्यान रखना है। उसमें लवण वगैरह क्या भी डालना है, विटामिन हमको उसको क्या देना है, आदि चीज की परिस्थितियां, है ना, आज इस चीज की अनुकूलतम परिस्थितियां उसमें होती हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन। ठीक है, कोई जीव है, आप है तो ऑक्सीजन तो लगेगा ना, तो इसको भी ऑक्सीजन लगेगी, है ना, तो ऑक्सीजन लगेगा वो भाई उत्पाद करेगा। ठीक है, अब देखो, अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है अनुप्रवाह संसाधन। ठीक है, क्या आता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। आप लोग हेडिंग डालेंगे, ये कौन सा था, 5वां नंबर था, 6वां नंबर है अनुप्रवाह संसाधन। ठीक है, दिख रहा होगा ना, इतना बड़ा लिख रहा हूं, अभी ना दिखे ना तो तुम लोग चश्मा लगवा लेना, मुझे कुछ ना कहना, है ना। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, अनुप्रवाह संसाधन क्या होता है। अब मुझे एक बात ये बताओ, सपोज दैट मैं इंसुलिन बना रहा था इस विलोडक से। अब इसमें देखो रेड कलर की इंसुलिन, हमने पता चल गया रेड कलर की इंसुलिन है, ये देखो ये रेड कलर की इंसुलिन है, पैकेट में बंद है। अभी देखना अनुप्रवाह संसाधन, नाम बड़ा है अजीब है ना, अभी देखना बिल्कुल सिंपल है वो, ये देखो रेड कलर की इंसुलिन है। अब इस विलोडक में हमको क्या देखने को मिला, इस विलोडक में हमने देखने को मिला कि ये जो जीव थे, इनको जब हम लोगों ने ग्रो करवाया तो इन्होंने खूब मात्रा में इंसुलिन को बनाया। लेकिन अब ये बताओ, इसमें कोई छन्नी, चाय पत्ती छन्नी तो लगी नहीं है कि छान लेंगे अलग कर देंगे। इसमें कितनी चीजें हैं, इसमें बहुत चीजें हैं, आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत चीजें, क्या बहुत चीजें हैं, इसका तापमान भी अलग है, पीएच भी इसका अलग है ना, इसमें कई चीजें हैं, क्रियाधार है, लवण है, विटामिन है, और हमको इससे खाली इंसुलिन को अलग करना है। ठीक है, तो हम लोग अनुप्रवाह संसाधन में यही करते हैं कि इस बायोरिएक्टर से क्या करते हैं, इंसुलिन को अलग करते हैं, उस चीज का इसमें क्या करते हैं, उस चीज के इसमें टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, परीक्षण करते हैं। इसको अलग करने के लिए तो भी कुछ चाहिए, तो वो है अनुप्रवाह संसाधन। ठीक है, तो आप लोगों का एनसीईआरटी क्या बोलता है अनुप्रवाह संसाधन के बारे में, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में एनसीईआरटी बोलता है कि बायोरिएक्टर में उत्पादित, ठीक है, बायोरिएक्टर में उत्पादित जैव संश्लेषित पदार्थों को रिएक्टर से अलग करना ही अनुप्रवाह संसाधन कहलाता है। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा जैव संश्लेषित पदार्थ। ठीक है, जैव संश्लेषित पदार्थ। तो बायोरिएक्टर में उत्पादित जैव संश्लेषित पदार्थ को रिएक्टर से अलग करने के लिए अनुप्रवाह संसाधन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है बच्चे, आगे देखें, आगे है इन प्रक्रमों में पृथक्करण व शोधन सम्मिलित हैं। यानी कि इस प्रक्रम में क्या किया जाता है, पृथक्करण किया जाता है, इस चीज को जैसे हमने अलग कर लिया। अब वो अनुप्रवाह संसाधन में एक कटोरा लेके जाया गया और ये देखो इंसुलिन को भर लाया गया। अब भैया हमने कटोरा में इंसुलिन को भरा है तो कुछ ना कुछ इसमें कचड़ा वचड़ा तो आएगा ही, है ना, ये देखो, है ना, इस कटोरे में हमने इंसुलिन को भर रखा है, तो यहाँ पे ये देखो कभी छोटा छोटा कचड़ा आएगा। ठीक है, तो इसका क्या किया जाता है, इसका टेस्टिंग किया जाता है, इसका परीक्षण किया जाता है। और इसमें बोला गया ना, एक पॉइंट है ना आपके पास कि इसमें पृथक्करण किया जाता है, अनुप्रवाह संशोधन में पृथक्करण किया जाता है और साथ ही शोधन किया जाता है, शोध किया जाता है उस पर। ठीक है, उस पर परीक्षण किया जाता है, उस पर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, यही होता है। तो और क्या होता है, आप लोग नीचे एक पॉइंट और लिखिएगा कि प्रत्येक उत्पाद के लिए सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की भी आवश्यकता होती है। अब जैसे ये इंसुलिन बना है तो हम लोग देखेंगे कि ये इंसुलिन अच्छा है, उसका परीक्षण करेंगे, अच्छा है खाने के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं होगी कि कोई जीव खाएगा कोई उसको नुकसान पहुंच जाएगा, नहीं। जैसे एंटीबायोटिक बनाई गई कोई, है ना, दवा बनाई गई, तो उसको पहले जो डॉक्टर्स होते हैं ना उसका परीक्षण करते हैं। ठीक है,
कि पता लगे नुकसान कर दे, है ना? तो इस हिसाब से दवाएँ की जाती है। इसी तरह से जैसे कोई और प्रोडक्ट बना तो उसका परीक्षण किया जाता है। तो एनसीईआरटी लिखता है आपका, और होता है ऐसा कि प्रत्येक उत्पाद के लिए सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की आवश्यकता की जाती है। फिर नीचे आगे लिखेंगे, अनुप्रवाह संसाधन व गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रत्येक उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न होता है। यानी कि जो अनुप्रवाह संसाधन होता है और गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण होता है ना, वो प्रत्येक उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न होता है। दवाएं बन रही हैं उसका भिन्न भिन्न होगा, कोई और प्रोडक्ट बन रहा है, कोई और उत्पाद बन रहा है तो उसका क्या होगा, उसका भिन्न भिन्न होगा। सभी का भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। जैसे देखो, जैसे हमारा चैनल बायोमन है, यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ाते हैं, यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की प्लेलिस्ट है ना, क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार की प्लेलिस्ट है है ना। क्लास 10, 11, 12 सभी तरह की प्लेलिस्ट है आपको देखने को मिलती है। फिर आपको जो हमारा जो दूसरा चैनल है बायो अमन मोटिवेशन, वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियोस को लेकर के आते हैं, ठीक है। तो ये अनुप्रवाह संसाधन जो हुआ ना आपका अब खत्म हो गया। और यदि आपको बायो अमन का पर्सनल फ़ोन नंबर चाहिए ना, ऑफिशियल फ़ोन नंबर, ठीक है, ऑफिस में 7 बजे के बाद एक्चुअली मैं ऑफिस में बैठता हूँ, तो वहीं पे मैं आप लोगों से बात करता हूँ। तो एक वीडियो है हाल ही में आया है, आप लोग कम्युनिटी पर चेक करिएगा, एक पोस्ट है, उसी पोस्ट का वो वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने अपना ऑफिशियल नंबर शेयर किया है, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए मैं हूं आप लोगों के साथ, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी कठिन थी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांतों प्रक्रम, काफी कठिन चैप्टर था, लेकिन मैंने इसको इतना तोड़ तोड़ के पढ़ाया ना, इतना अच्छे बेस्ट वे में पढ़ाया ना कि कठिन कठिन तो लग ही नहीं रहा कि भैया ये कठिन था, है। अब तो लग ही नहीं रहा कि भैया ये कठिन था, सच में कुछ भी कठिन नहीं था, बिल्कुल सिंपल था यार, है ना। अब मैं हाथ डाल लेता हूँ अंदर, मुझे को ठंडी लग रही यार, है ना, सच में ठंडी लग रही। वाह, किट 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 ऐसे बोले, किट 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 किट, ठंडी बोलते किट 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 किट, है ना, दांत से लड़ते हैं उसमें, है ना। ठंडी है, सच में ठंडी आ गई है, ठीक है। तो आप लोग कपड़े वपड़े आराम से पहने रहना, है ना। नोट्स वोट्स बना लिए हो, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले चैप्टर पर, क्योंकि हमें सिलेबस भी खत्म करना है, रिवीजन भी करना है। सिलेबस खत्म नहीं करना, अच्छे से पढ़ पढ़ के खत्म करना है ना बच्चे, ठीक है। तो चलो, आज का वीडियो बस हम लोग यहीं तक रखते हैं। फाइनली आज का सिलेबस हम लोगों को खत्म हो गया है, तो आज आप लोग पार्टी करेंगे, ठीक है, सब लोग पार्टी करेंगे और बायोमन मोटिवेशन चैनल पर जाकर के मोटिवेशनल वीडियोस को देखेंगे, ठीक है। पार्टी करिए, आप लोग एक मूवी देख सकते हो आज, ठीक है, आज बस। लेकिन जब कल से, मंडे से या फिर ट्यूसडे से, जब अगले दिन से, है ना, जब अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा ना, तो पार्टी या मूवी बंद, फिर पढ़ाई पे फोकस, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।